फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का इंट्रोडक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन 10 अगस्त 2022 को आरबीआई ने लिया है। आरबीआई ने 13 जनवरी 2021 को एक वर्किंग ग्रुप अपॉइंट किया था जिसने रिकमेंडेशंस दी हैं रिलेटेड टू डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड अदर डिजिटल लैंडिंग मोड्स। अभी तक ये सेक्टर अनरेगुलेटेड था। इन इम्प्लीमेंटेशंस जो 10 अगस्त से प्रभावी हुए हैं, हो जाने के बाद से ये सेक्टर आरबीआई के फुल्ली रेगुलेशन में आ गया है। दैट इज़ वाई दिस वीडियो फॉर यू। आई एम एसपी सिंह, रिटायर्ड डीजीएम पंजाब नेशनल बैंक, बैंक्स एग्जीक्यूटिव ट्रेनर, a banking and financial consultant and a motivational speaker। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। आने वाले एग्जामिनेशंस में इस पर्टिकुलर वीडियो पर कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो द वर्किंग ग्रुप वाज अपॉइंटेड on 13th of January 2022 और इम्प्लीमेंटेड जो रिकमेंडेशंस दिए हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं 10 अगस्त 2022 से। किस में हैं? डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स। अब डिजिटल लैंडिंग में हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ भी आती हैं और लैंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप्स। तो ये काफ़ी एरिया कवर किया है उन्होंने अपने इस रेगुलेशंस में। अब डिजिटल लेंडर्स को इन्होंने क्लासिफाई किया है। डिजिटल लेंडर्स हैव बीन क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। नंबर 1, दोज एंटिटीज which are regulated by RBI and permitted to carry out lending business. Category number 2, entities authorized to carry out lending as per other statutory and regulatory provisions but not regulated by RBI. Entities lending outside the purview of any statutory regulatory provisions. तो ये 3 क्लासिफिकेशन हैं। पहली ऐसी एंट्रीज हैं विच आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सो ऑल द बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अब बैंक्स में कोई ऐसा है जो लैंडिंग एक्टिविटीज परमिसिबल नहीं है उस एंटिटी के लिए? आंसर इज यस। पेमेंट बैंक्स क्रेडिट फैसिलिटीज अलाउ नहीं करते हैं। दूसरी कैटेगरी में एंटिटीज दोज आर परमिटेड टू कैरी आउट लैंडिंग एक्टिविटी बट नॉट regulated by RBI but regulated by other provisions, other laws, other acts। इसमें NBFCs हैं और अदर lending firms हैं जिनको हम फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज भी कह सकते हैं। और नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज में कुछ एंटिटीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई होती हैं, कुछ नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई भी होती हैं। और जो इन दोनों कैटेगरीज में, जैसे गांव में, शहरों में आड़तिया महाजन होते हैं, जो किसी एक्ट में उनको कोई रेगुलेटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, एक्टिविटी भी परमिसिबल नहीं है, लेकिन कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, तो वो 3 कैटेगरीज में से जो पहली कैटेगरी है उस पर इन रेगुलेशंस का पूरा फोकस है। आरबीआई regulatory framework is focused on the digital lending ecosystem of RBI's regulated entities। ये RES, इसमें जगह जगह एब्रीविएशन आएगा। इसका अर्थ है regulated entities, regulated by RBI। और LSPS, lending service providers engaged by the regulated entities to extend various permissible credit facility services to the borrowers। ये पहला पॉइंट है।
सारे रेगुलेशंस का फोकस किसके ऊपर है? रेगुलेटेड एंटिटीज पर और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स पर, और भी हैं जो अगली स्लाइड में आप देखेंगे। दूसरा है द एंटिटीज फॉलिंग इन द सेकेंड कैटेगरी, द रेस्पेक्टिव रेगुलेटर और कंट्रोलिंग अथॉरिटी may consider formulating or enacting appropriate rules and regulations on digital lending। दूसरी कैटेगरी के लिए आरबीआई ने अभी उस पर ये कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना उनके लिए बनाया है ना उन पर लागू किया है। तीसरा है फॉर द कैटेगरी नंबर 3, वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग, WGDL, working group on digital lending has suggested specific legislative and institutional interventions for consideration by the central government। तो वर्किंग ग्रुप ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसिडरेशन के लिए कुछ रिकमेंडेशंस उन्हें सबमिट कर दिए हैं रिलेटेड टू कैटेगरी नंबर 3। अब इसमें जो और एब्रीविएशंस यूज किए गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन ये स्लाइड आपको प्रोवाइड करेगी। RES रेगुलेटेड एंटिटीज, LSPS lending service providers, DLAs digital lending apps, WGDL वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग। यही वर्किंग ग्रुप है जिसकी रिकमेंडेशंस पर ये वीडियो आधारित है। KFS इंपॉर्टेंट है, की फैक्ट स्टेटमेंट। रेगुलेशंस में ये पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि बोरोवर के साथ जो भी आप कॉन्टैक्ट करेंगे लोन का, उसमें ये सारी चीज़ें जो की फैक्ट स्टेटमेंट आप उसे प्रोवाइड करेंगे बिफोर यू एंटर इनटू ए लोन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बोरोवर को डिस्क्लोज करेंगे। अभी वहाँ पर बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस चल रही थी, रिकवरी में, डिसबर्समेंट में और दूसरे एरियाज़ में भी। उनको चेक करने के लिए जैसे APR एनुअल परसेंटेज रेट, तो ये अगली स्लाइड में ज़रा सा आप देखेंगे कि किस तरीके से इनकी हाइलाइट्स हैं और क्या क्या इन्होंने मैंडेटेड बना दिया। बिल्कुल मैंडेटरी हैं चीज़ें, इनको कोई वॉलेट नहीं कर सकता है। अब करेगा तो उन पर पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं और कोई भी हार्श एक्शन भी लिया जा सकता है। हाइलाइट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स बीइंग मैंडेटेड टू बी फॉलोड बाय रेगुलेटेड एंटिटीज and by their lending service providers and digital lending apps for regulated entities and digital lending apps for lending service providers। तो इनकी जो हाइलाइट्स हैं जो इन पर एप्लीकेबल हैं वो इस प्रकार हैं जो हमें जानना चाहिए, और आरबीआई ने यही शिकंजा है जो इन पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के माध्यम से कसा है डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर, डिजिटल लेंडिंग फिनटेक्स पर, और जो मोबाइल ऐप्स और अदर डिजिटल लेंडिंग ऐप्स से लेंडिंग कर रहे हैं उन पर इन्हीं के माध्यम से कंट्रोल एक एक्सरसाइज किया है आरबीआई ने। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑल लोन डिसबर्सल्स एंड रीपेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड only between the bank account of the borrower and the regulated entity without any pass through pool account of the lending service provider or any other third party। पहले ये क्या गड़बड़ करते थे कि लोन डेबिट किया और पूल अकाउंट में रख दिया, थोड़े दिन उसे एंजॉय किया, बाद में बोरोवर को दे दिया। मेल प्रैक्टिस थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। आरबीआई ने उसे मैंडेटेड कर दिया है, अब इसे कोई वॉयलेट नहीं करेगा। सीधा दो ही व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे डिसबर्सल्स और रीपेमेंट में, रेगुलेटेड एंटिटी एंड द बोरोवर, थर्ड पार्टीज आर आउट। अब एनी फी, चार्जेस एटसेट्रा पेबल टू लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स इन द क्रेडिट इंटरमीडिएशन, क्योंकि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स तो क्रेडिट इंटरमीडिएशन ही कर रहे हैं, इस प्रोसेस में जो उनके फी बनती है, चार्जेस बनती है, विल be paid by the regulated entity not by the borrower। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। पहले ये बोरोवर को कहते थे ये लाइए, और उसमें भी तमाम मेल प्रैक्टिसेस थी, जैसी जिसकी नीड उससे उतने ही चार्जेस वसूल कर लेना, एक्सप्लॉयटेशन।
नेक्स्ट पॉइंट इज आई स्टैंडर्डाइज्ड की फैक्ट स्टेटमेंट, KFS मैंने अभी पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया, मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द बोरोवर बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लोन कॉन्ट्रैक्ट। लोन कॉन्ट्रैक्ट से पहले सारी बातें बता दीजिए कि आप ये जो लोन आप देने जा रहे हैं उसके क्या की फैक्ट्स हैं, उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर हैंड। इसी के कंटिन्यूएशन में ये स्लाइड है, ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट, उसकी सारी कॉस्ट आप डिस्क्लोज करेंगे किसके माध्यम से, एनुअल परसेंटेज रेट के माध्यम से, जो की फैक्ट स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। APR यानी एनुअल परसेंटेज रेट शैल फॉर्म ए पार्ट ऑफ योर की फैक्ट स्टेटमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बताना पड़ेगा। बीच में कोई घटाना बढ़ाना भी आप नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो लागू रहेगा। और एक काम ये करते थे कि देखा रीपेमेंट बहुत अच्छा कर रहा है तो उस बोरोवर को ऑटोमेटिक क्रेडिट फैसिलिटीज में इंक्रीज कर देते, क्रेडिट लिमिट्स को उसके बिना बताए इंक्रीज कर देते थे। उसको ये लालच आ जाता था, चलो मेरी लिमिट बढ़ गई है पैसा यूज कर लूं। तो ये एक मेल प्रैक्टिस थी और इसको उन्होंने चेक कर दिया किस तरीके से, ऑटोमेटिक इंक्रीज इन क्रेडिट लिमिट विदाउट एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट ऑफ द बोरोवर इज प्रोहिबिटेड। बंद है भाई, जब तक वो एक्सप्लिसिट अपनी कॉन्सेंट ना दे दे, सहमति ना दे दे, कोई भी लेंडर उसकी क्रेडिट लिमिट्स में ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट है। फिर एक पीरियड इन्होंने डिसाइड किया है, कूलिंग ऑफ और लुकअप पीरियड, ड्यूरिंग विच द बोरोवर कैन एग्जिट, he can pay the principal and proportional interest without any penalty. Mark this point, without any penalty. यहाँ पर प्रीपेमेंट हो रहा है लेकिन उस पर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता है आपकी रेगुलेटेड एंटिटी और लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के कंटिन्यूएशन में ये भी है, ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज शैल इंश्योर दैट दे एंड दी लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स इंगेज्ड बाई देम, क्योंकि लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को तो रेगुलेटेड एंटिटी यानी बैंक ही इंगेज करता है। शैल हैव ए सूटेबल नोडल ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, ये सब जगह आरबीआई आजकल रखता है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए जिसका डेजिग्नेशन नोडल ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर टू डील विद ऑल कंप्लेंट रिलेटेड टू फिनटेक डिजिटल लैंडिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स, or such grievance redressal officer shall also deal with the complaints against their respective digital lending apps। अगर उससे रिलेटेड है तो भी यही डील करेगा। और इसको आप प्रोमिनेंटली इंडिकेट करेंगे, बताएंगे, डिस्प्ले करेंगे अपनी वेबसाइट पर, जिससे हर बोरोवर को इसकी जानकारी होना चाहिए। अगर उससे कोई ग्रीवेंस है, कोई उसको प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर वो कंप्लेंट लॉज कर सकता है। और एज पर दी एक्सटेंट गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, अगर कोई कंप्लेंट लॉज होती है और उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है विद इन 30 डेज, तो वही बोरोवर कहाँ जा सकता है, IOS यानी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में, जो आरबीआई के अंडर में वर्क करती है, वहाँ अपनी कंप्लेंट को लेके जा सकता है, लॉज कर सकता है। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में और क्या है, कैसे वर्क करता है ये देखिए। एनी लैंडिंग सोर्स थ्रू डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस यानी एप्स, आइदर ऑफ द RE यानी रेगुलेटेड एंटिटी और द लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर engaged by RE is required to be reported to credit information companies, यानी CICs को इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी जिससे ये उसकी क्रेडिट हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। आप जब भी सिविल ड्रॉ करते हैं तो वहाँ CIC से ये इंफॉर्मेशन, आपके सिविल ड्रॉ करते हैं, आप दूसरी कंपनी से करते हैं आजकल, तो ये इंफॉर्मेशन वहाँ चली जाएगी। तो ये किसी भी लेंडर के सामने उसकी क्रेडिट हिस्ट्री आ जाएगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड टेनर। क्या नेचर में है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, कितने समय के लिए, वो सब कुछ नहीं, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसको, रेगुलेटेड एंटिटी को टू दी, और लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को भी टू दी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। जिम्मेदारी हो गया
मैंडेटरी हो गया। ऑल डिजिटल लैंडिंग प्रोडक्ट्स एक्सटेंडेड बाय, ये न्यू है, ऑल न्यू डिजिटल लैंडिंग प्रोडक्ट्स एक्सटेंडेड बाय रेगुलेटेड एंटिटीज ओवर मर्चेंट प्लेटफॉर्म्स। मर्चेंट प्लेटफॉर्म अलग होता है, वहाँ पर भी अगर कोई आप डिजिटल लैंडिंग प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म का है या डेफर्ड पेमेंट की टर्म्स हैं उसमें, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म्ड और रिपोर्टेड टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज। वहाँ जाएगा तो सबके सामने इसकी इंफॉर्मेशन होगी जो भी वहाँ से अपनी रिपोर्ट ड्रॉ करता है। और सर्टेन रिकमेंडेशंस रिक्वायर फर्दर एग्जामिनेशन। पर्टिकुलरली आप पिछली स्लाइड पे जाएं जो शुरू में पहली दूसरी में है, तो वहाँ कैटेगरीज थी, तो कैटेगरी 1 पर ये सारे रेगुलेशंस फोकस्ड हैं। कैटेगरी 2 अंडर एग्जामिनेशन, कैटेगरी 3 के लिए ये सर्टेन रिकमेंडेशंस which require wider engagement with the central government, the government of India and other stakeholders in view of the technical complexities, setting up the institutional mechanism and legislative interventions have not been implemented. इनको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है कैटेगरी 3, लेकिन वो भी गवर्नमेंट को दे दी जा रही हैं, दे दी गई हैं, और उन पर इन द नियर फ्यूचर कोई नए रेगुलेशंस आ सकते हैं टू चेक ऑल दीज मेल प्रैक्टिसेस। डिजिटल लेंडिंग में जैसे अभी आप देखिए, एक एग्जाम्पल है, 2-3 रोज से मैं देख रहा हूँ वजीर एक्स क्रिप्टो एक्सचेंज का बहुत न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी न्यूज़ पब्लिश हो रही है जहाँ पर बहुत से लोगों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी कर दी है। तो जो अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल एक हमारा इकोसिस्टम वर्क कर रहा है कंट्री में, चाहे वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के माध्यम से कर रहा हो, डिजिटल लैंडिंग एप्स के माध्यम से कर रहा हो, इनका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये किसी के साथ भी धोखाधड़ी करके यहाँ से भाग सकते हैं। और ये कई सालों से ये एरिया था, इसके ऊपर मेरा पुराना भी एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 10 अगस्त 2022 से ही लागू हुआ है और ये हर बैंकर को जानना चाहिए। अब इसमें कोई डर या भय की बात नहीं रह जाती है। अंत में मेरा आपसे अनुरोध, मुझे आशा है आप मेरे एक्सक्यूज मी, मेरी ये जानकारी आपको उपयोगी सिद्ध होगी, आपके एग्जाम्स में काम आएगी, इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन भी दबा दें, मेरे नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं, और आप अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।